जय हिंद दोस्तों। दुनिया में और किसी देश में डिस्टरबेंस नहीं है, हर देश में है, कहीं ना कहीं चल ही रहा है। चाहे अरब कंट्री में ले लो, चाहे मिडिल ईस्ट में ले लो, चाहे अफ्रीकन कंट्री में ले लो, एशियन कंट्री में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन साउथ एशिया कंट्री के ऊपर सबसे ज्यादा नजर क्यों है? क्योंकि साउथ एशियन कंट्री में ब्रिक्स भी आता है, साउथ एशियन कंट्री में इंडिया भी आता है, साउथ एशियन कंट्री में चाइना भी आता है। चाइना आने वाले दिनों में ग्रो कर रहा है, चाइना आने वाले दिनों में ट्रिलियन ऑफ इकोनॉमी बनने जा रहा है, अब बन भी गया है। साथ ही साथ भारत भी एक बढ़ता हुआ इकोनॉमी दुनिया को नजर आ रहा है। दोस्तों, मैं ये कहने का मतलब मेरा ये है कि हम असली मुद्दे पे अभी जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नेपाल में जो डिस्टरबेंस हुआ, जिसके वजह से नेपाली प्राइम मिनिस्टर को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। नेपाल में जितना भी अराजकता हुआ, जो भी हुआ, आप सभी ने वाकिफ हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि भारत की चारों तरफ ये क्यों हो रहा है, भारत की इर्द गिर्द कंट्री में क्यों हो रहा है। सबसे पहले म्यांमार में होता है, उसके बाद पाकिस्तान में होता है, बांग्लादेश में होता है, श्रीलंका में होता है और नेपाल में भी होता है। नेपाल से पहले बांग्लादेश में हुआ था। अभी बांग्लादेश और नेपाल की सिनेरियो को आप समझने की कोशिश करें। जिसने भी ये करवाया, सबसे पहले इसमें सबसे जो इंटरेस्ट जिसका रहता है वो है यूएस का जो CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CIA इंटेलिजेंस एजेंसी, वो क्या करता है, किसी भी देश में बहुत सारे देश में वो जाके पॉलिटिकल रेजिम को चेंज कर दिया है, वहां से तख्ता पलट करवा दिया है। कैसे भी करके वो ऑपोजिशन के साथ मिलके या किसी एंटी सोशल एलिमेंट्स को फंडिंग करके वो क्या करता है ना, इस चीज को बढ़ावा करता है। वहां से अपना जो पोपट, जो इसको वो चाहता है वहां बैठाने के लिए, उस कंट्री में उसी को बैठाने के लिए जो अपोज करता है यूएस के किसी भी पॉलिसी की, यूएस के इंटरेस्ट को अपोज करता है, उसको हटा देता है। सबसे पहले बांग्लादेश का एक छोटा सा हिंट्स देता हूं आपको। पिछले साल बांग्लादेश में भी ऐसे हुआ था, शेख हसीना को हटा दिया गया। शेख हसीना को इसलिए हटा दिया गया, कैसे न कैसे, देखिए, कोई भी अगर इतिहास में अगर जाते हैं हम लोग, भारत में भी एक सा एक बहुत बड़ा सैलाब आया था, बहुत बड़ा अपोज हुआ था। किस काम को लेके? मंडल कमीशन को लेके। जब मंडल कमीशन 1990 में जब मंडल कमीशन को बताया गया है SC/ST का कोटा रिजर्वेशन के बारे में 27% से के बारे में जब बताया गया है, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर VP सिंह ने जब बोला लाल किले से 15 अगस्त को सन 1990 में, तो पूरा भारत में आग उगलना शुरू हो गया। स्टूडेंट के अंदर एक प्रोटेस्ट, क्योंकि जहां पर यंग जनरेशन के हित में अगर बात नहीं होता है तो एक एक सूत्र बन जाता है, वो एक मूल धारा बन जाता है किसी भी आग को भड़काने के लिए, किसी भी प्रोटेस्ट को और आगे ले जाने के लिए। तो सन 1990 में भी मंडल कमीशन से भी ऐसा हुआ था, भारत में हुआ था। लेकिन भारत में मंडल कमीशन से जो अराजकता पैदा हुआ, जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो जितना भी हुआ, आग पूरा फायर हो गया, बहुत सारा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी जलाया गया है, बस जलाए गए, ट्रेन रोक दिया गया है, बहुत सारा ऐसा चीज हुआ। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, जो तत्कालीन गवर्नमेंट में जो हैं, उनके ऊपर पथराव करके या उनको मार के कैसे भी करके पुलिस और मिलिट्री के सहारा लेके उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। ऐसा सिचुएशन भारत में नहीं आया। भारत हालांकि बहुत बड़ा देश है, फुल्ली डेमोक्रेसी है भारत के अंदर। तो हम बात करते हैं बांग्लादेश की। छोटा सा ये मैं पिछला भारत का एक दिया था मैंने आपको एग्जाम्पल, अभी चलते हैं बांग्लादेश में। नेपाल की बात करने से पहले बांग्लादेश का आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बांग्लादेश में क्या हुआ, पिछले साल आपने देखा होगा, शेख हसीना को उनका देश छोड़ के चला गया, छोड़ना पड़ा देश, क्योंकि उन्होंने एक रिजर्वेशन लेके आए थे जो
बांग्लादेश आजादी के लिए जिन्होंने प्राण दिया था, जो बांग्लादेश आजादी के लिए जो शहीद हुए थे, उनके बच्चे, उनका परिवार को कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी भी सेक्टर में उनको एक रिजर्वेशन, एक स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाए, जो एट प्रेजेंटली जो जनरेशन है उनको वो चीज भाया नहीं गया, उनको ये चीज प्रोटेस्ट, उनको एक ये पसंद नहीं आया। लेकिन देखो, दुनिया में ऐसा बहुत सारे चीजें हैं जो कि जनता को पसंद नहीं आता है, जनता के फॉर्म में नहीं रहता है। किसी का आइडियोलॉजी सबका अलग होता है, विचारधारा अलग होता है, नहीं आता है, लेकिन उसके लिए एक लेवल तक आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सट्रीम लेवल तक जाके प्राइम मिनिस्टर का घर के अंदर जाके पार्लियामेंट को जलाना, प्राइम मिनिस्टर घर को जला देना, उनके कपड़े उपड़े सब जला देना, उनको देश से छोड़ के बाहर जाने का पूरा बाहर जाने तक मजबूर कर देना, इसको बोलते हैं रेजिम चेंज, पॉलिटिकल रेजिम चेंज बोलते हैं उसको। इसके लिए किसी और ऑपोजिशन का पूरा हाथ रहता है, इसके लिए ऑपोजिशन को फंडिंग किया जाता है, इसके लिए ऑपोजिशन को मोटिवेट किया जाता है, इसके लिए न्यू जनरेशन को बलगराया जाता है, न्यू जनरेशन को उसके हाथ में, उनका जो कान में जहर भरने के लिए इन हाथों में दिया जाता है, जो कि उस गवर्नमेंट के खिलाफ, उस गवर्नमेंट के काम को जिनको पसंद नहीं है। और ऐसा क्यों हुआ? क्यों इसलिए हुआ? क्योंकि सेंट मार्टिन एक आइलैंड था। तत्कालीन जो बाइडेन, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का, उन्होंने एक शेख हसीना को एक रिक्वेस्ट किया या एक प्रपोजल दिया, रिक्वेस्ट तो करते नहीं यूएस वाले, प्रपोजल दिया सेंट मार्टिन आइलैंड मेरे को चाहिए ताकि मैं यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस बनाऊं, राइट। मिलिट्री बेस बनाने के बाद वो पूरा एशिया में, साउथ एशिया में चाइना और भारत को ऊपर निगरानी रखेंगे। लेकिन उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि मैं सेंट मार्टिन आइलैंड आपको नहीं दे सकती हूं, ये हमारा धरोहर है। जो भी है, उनका जो प्रपोजल था उन्होंने बता दिया, मना कर दिया। विद इन ए डेज बांग्लादेश का पूरा तख्ता पलट गया और बांग्लादेश को जो यूएस में रहते थे उनको लेके आया गया और वहां उनको बैठा दिया गया। और बांग्लादेश का जो ऑपोजिशन पार्टी है, जिसको सीआईए ने फंडिंग किया होगा डेफिनेटली, उसने मिलके पूरा न्यू जनरेशन को बलगराया। उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया और रिजिम चेंज हो गया। सेम नेपाल में भी ऐसे हुआ। नेपाल में जैसे 4 सितंबर को गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं कि आपका सोशल मीडिया, जो कौन सा सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये जितने भी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो जैसे ये अनाउंस करते हैं तब एक देश के अंदर एक नेगेटिविटी पैदा शुरू हो जाता है। इसके ऊपर ऑपोजिशन के साथ बैठ के इसके ऊपर लोगों का मत लेके डिस्कशन करके, इस डिबेट करके इस चीज को हम आगे ले जा सकते हैं। इस चीज को करना नहीं करना, तुरंत फिर गवर्नमेंट ने क्या किया ना, डिसीजन लिया। इस टेंशन को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने चालू कर दिया। लेकिन चालू करने के बावजूद भी ये टेंशन कंटिन्यू रहा और ऐसा सिचुएशन आया कि बहुत सारे मिनिस्टर को मार दिया गया है, एक मिनिस्टर के वाइफ को जला दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर को अपना देश छोड़ के हेलीकॉप्टर में बैठ के भागना पड़ा। अभी कहाँ गए ये पता नहीं है। ओपी शर्मा ओली है उनका, जिनका नाम, ठीक है, उनको भागना पड़ा अपना देश छोड़ के। और इसको किसने किया होगा? आप देखो, हम सोचते हैं कौन, ओपी ओली शर्मा जो है ना, इनका सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था चाइना की तरफ, उनका झुकाव ज्यादा था। जैसे शेख हसीना का झुकाव भारत की तरफ था, ऐसा उनका झुकाव जो है ना, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनका झुकाव चाइना की तरफ था। उन्होंने बहुत बयानबाजी भी किया था भारत के अगेंस्ट में, बोले राम भारत में पैदा नहीं हुए हैं, राम का जन्म जो है ना नेपाल में हुआ है। ये सब स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। हालांकि नेपाल के साथ भारत का एक अच्छा रिश्ता है। नेपाल एक इस दुनिया में ऐसा एक देश है, पहला एक हिंदू राष्ट्र है, जो एक प्रथम हिंदू राष्ट्र है, वही एक ही लौता हिंदू राष्ट्र बचा हुआ है इस धरती के ऊपर। तो दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूं कि नेपाल में जब प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने नहीं छोड़ा और प्राइम मिनिस्टर को ही देश से भगा दिया, तो प्रोटेस्ट के टाइम मैंने 2 चीज नोटिस किया, जिसको आप भी नोटिस करोगे। ये जितने भी सोशल मीडिया ऐप, देखिए
कैसा सिनेरियो इन्होंने कैसा क्रिएट किया, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट करवाया सीआईए ने, कि आपको समझ में आएगा कि यार ये क्या हो गया यार, ऐसा क्यों कर दिया यार, सोशल मीडिया बंद कर दिया यार नेपाल में। पूरा पॉलिटिशियन के बच्चे जो है ना फॉरेन में पढ़ रहे हैं, फॉरेन में एंजॉय कर रहे हैं वो अपना। पॉलिटिशियंस भी बहुत ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन नेपाल में गरीबी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन उसका एक समाधान होता है। भारत में भी बहुत सारा गरीबी है, अभी आपसे नहीं बोल रहे हैं कि भारत इतना बिलियन ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो गया तो भारत में गरीबी नहीं है, भारत में भी है, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर काम किया जाए। बहुत सारा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारा प्रोजेक्ट इन पिछले 10-11 सालों से बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट बनाए उन्होंने, बहुत सारा ऐसा लॉन्च किया है उन्होंने कि जिससे कि एक आम जनता जो है ना अपना आगे बढ़ सके, अपना उभर सके, अपना जो परिस्थिति जिस स्टेट में है उस स्टेट से निकल के थोड़ा सा डेवलपमेंट हो सके। और धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा। एक झटके में आप बोलोगे कि पॉवर्टी बीपीएल को हम खत्म कर देंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन को खत्म कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नेपाल में भी है, इट इज नॉट पॉसिबल कि ऐसा नहीं है बोल के। लेकिन सोशल मीडिया को बंद करने के से इतना जल्दी आग लग जाएगा, ये कैसा हो सकता है। वहां जैसा फ्रीडम फाइटर को, बांग्लादेश में फ्रीडम फाइटर को बच्चे को जैसा रिजर्वेशन देने की बात आया, स्पेशल कोटा देने के लिए बात आया, तब शुरू होता है तांडव बांग्लादेश में 2024 अगस्त में, जुलाई अगस्त में। और यहाँ पे भी जैसे सोशल मीडिया हम बंद करते हैं, किसी ने बोला होगा कि सोशल मीडिया बंद कर दो, किसने बोला होगा? मुझे लगता है कि ऑपोजिशन वाला जो सीआईए का गाइडलाइन लेके ये बोला होगा, उन्होंने प्रेशर दबाया होगा, प्रेशर डाला होगा पार्लियामेंट में कि इसको सोशल मीडिया को बंद करते हैं, इस जेनजी को जो है ना थोड़ा सा काम करने देते हैं। जो भी है, जो इन्होंने सोचा कि बहुत सारा ऐसा अराजकता फैलाया जा रहा है, गवर्नमेंट के खिलाफ में भी ऐसा काम हो रहा है, ऐसे धीरे धीरे आग सुलग रहा है। कहीं ना कहीं इनको हिंट्स मिला है इस बात को और इन्होंने ये स्टेप ले लिया। ये आग मतलब आग में पेट्रोल के काम किया, पेट्रोल डाल दिया इन्होंने तो और ज्यादा आग फैल गया। लेकिन उसमें दो चीज जानने वाली बातें हैं। उसमें प्रोटेस्टर ने क्या किया ना, उन्होंने क्या लिखा था कि अमेरिका का दलाल है, उनका प्राइम मिनिस्टर को बैठाया था उसमें बकायदा इधर कंधे पे लेके। अब मैं आपको फोटो भी शेयर कर सकता हूं, दिखा सकता हूं। लेकिन उसने क्या बोला कि उसने क्लियर लिखा अमेरिका का दलाल। अगर अमेरिका का दलाल है तो डेफिनेटली अमेरिका का चापलूसी करता होगा, डेफिनेटली अमेरिका के साथ मिला होगा ये, तो डेफिनेटली अमेरिका का एप्लीकेशन है पूरा, एक्स हो गया, ट्विटर हो गया, सॉरी फेसबुक हो गया, एवरीथिंग, यूट्यूब हो गया, अमेरिका का सोशल मीडिया है। अगर उसने ऐसा स्टेप लिया है तो अमेरिका का परमिशन पक्का लेना होना चाहिए। अब देखो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, उसने लिखा है, उन्होंने लिखा है, प्रोटेस्टर ने क्या लिखा, अमेरिका का दलाल। भाई अमेरिका का दलाल है तो अमेरिका का जो, अगर अमेरिका का हित के बारे में सोच रहा है, अमेरिका का ही दलाल है, तो सोशल मीडिया ये सब बंद क्यों करेगा? सबसे पहली बात है। और उसके बाद देखो वहां जो प्रोटेस्टर है उनके पास एसएलआर कहां से है, सेल्फ लोडिंग राइफल कहां है? वो तो राइफल या तो पुलिसमैन के पास होना चाहिए, तो मिलिट्री के पास होना चाहिए। बीइंग ए मिलिट्री पर्सन, राइफल एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल 1A1 बहुत सारा उनके पास है अभी। तो वो राइफल कैसे आ गया उनके हाथ? किसने राइफल दिया? भाई एक पुलिसमैन एक राइफल लेके, एक पुलिसमैन नहीं रहता है, पुलिसमैन के पीछे पूरा ट्रुप्स रहता है। अगर पुलिसमैन के ऊपर, एक पुलिसमैन इंडिविजुअल के ऊपर अगर कोई अटैक लॉन्च करता है कि लूटने की कोशिश करता है, तो बाकी पुलिसमैन क्या करते हैं? घेराव करते हैं, मारते हैं, जो भी करते हैं, टीयर गैस छोड़ के उससे हथियार निकालने की कोशिश करेंगे। आप देखो कॉन्ट्राडिक्शन देखो, एक तरफ आप बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये पक्का सीआईए का काम है, अमेरिका के हित में ये गया है। ये बात मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। हालांकि मैं इंटेलिजेंस में नहीं हूं, ना मुझे जो आइडिया है डीप स्टेट ही करवाया होगा, सॉरी इंटेलिजेंस ने करवाया होगा, सीआईए ने करवाया होगा। क्योंकि अभी अभी चाइना, अब देखो बांग्लादेश जब शेख हसीना सेंट मार्टिन आइलैंड नहीं देंगे बोला, और उनका रुझान जो बांग्लादेश का शेख हसीना का जो अच्छा रिलेशन है भारत के साथ, एक गुड रिलेशनशिप उनको मेंटेन कर रहे थे, उसको यूएस को पसंद नहीं आया। वहां पॉलिटिकल रेजिम चेंज हो गया। यहाँ चाइना का साथ ओपी शर्मा ओली का जो
एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, उनका अच्छा रिलेशन था। ये डीप अमेरिकन को पसंद नहीं आया यूएस को, और सीआईए से ये ऑपरेशन करवा दिया। साथ ही साथ भारत में एक अशांति का माहौल क्रिएट करवाने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि भारत का इर्द गिर्द में जैसे इमरान खान ने, आपने बोला होगा, अमेरिका उनका स्ट्रेटेजी पार्टनर है, फिर भी उनका फॉरेन मिनिस्टर क्या बोलते हैं, जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं तेल हम खरीदेंगे हमारा जनता के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट से, हम रसिया से तेल खरीदेंगे, हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, हम कहीं से भी तेल खरीदते हैं, वो हमारा इंटरेस्ट है। हु द हेल आर यू गिविंग दिस एडवाइस कि तेल रसिया से क्यों खरीद रहे हो? रसिया से खरीद रहे हो तो रसिया का एम्पावर कर रहे हो, ताकि रसिया उससे पैसा बना रहा है और रसिया यूक्रेन को ठोक रहा है। आप समझ रहे मेरी बात? हमारा इंटरेस्ट है। ये चीज इमरान खान ने बोला था, पूरा भरे सभा में, भरे महफिल में पाकिस्तान में बोला था, ये चीज पसंद नहीं आया। इससे पता चल गया कि ये एंटी अमेरिकन है इमरान खान, तो इमरान खान को जेल में डाल दिया जिसने भी ऐसा किया। लेकिन छोटा मोटा देश, जिस देश में करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन ज्यादा है, जिस देश में पॉलिटिकल करप्शन जिस देश में ज्यादा है, और एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, पॉलिटिकल करप्शन जिस देश में ज्यादा है, जहां पर पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल करप्शन ज्यादा है, उस देश पे कोई भी घुस के उस देश का तख्ता पलट कर सकता है। लिखवा के ले लो, ये अफ्रीका में भी ऐसा हो रहा है। 2008 में मैं अफ्रीका में था, कोंगो में था। 2008 जुलाई अगस्त में, मोस्टली जुलाई अगस्त में हमको डी इंडक्शन होना था। मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहा था, वहां पीस कीपिंग फोर्स में था, मुझे डी इंडक्शन होना था हमको। लेकिन अचानक से नेगेटिव फोर्स कोंगो में, डीआर कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में दो पार्टी है गवर्नमेंट के साथ। एक पार्टी जो नेगेटिव फोर्स है, जिसका कमांडर उस टाइम लॉरेंस कोंडा था, उसने एक ऐसा अटैक लॉन्च करता है अगस्त में, और अगस्त और सितंबर के बीच में ऐसा FARDC जो फोर्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के ऊपर अटैक लॉन्च करता है, जिससे कि बहुत डिस्टरबेंस होता है। बहुत हर प्रोविंस में ये शुरू हो जाता है डिस्टरबेंस, और गवर्नमेंट को मजबूरी में चाइना का साथ एक $20 या $30 बिलियन का एक डील को कैंसिल करना पड़ा। उस डील, चाइना जब अंदर घुसता है डीआर कोंगो में, कोई डील लेके, कुछ प्रोजेक्ट लेके, तो अमेरिका क्या करता है ना, वहां जाके डिस्टर्बेंस शुरू कर देता है। भाई ये सिंपल एग्जांपल 2008 में आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आप कहीं से भी डेटा लेके देख लीजिए कि ये 100% श्योर शॉट हुआ था, जो कि बांग्लादेश में भी हुआ था। दुनिया को ये पता है, हमको सबको पता है। अभी नेपाल में भी ये हुआ है। ये था नेपाल के आज का सिचुएशन। नेपाल कैसे जूझ रहा है, ये कोई समझ नहीं पाता इस चीज को। अपना देश को बचाने के लिए भारत में भी ऐसा इंटरेस्ट दिखाया गया था। शाहीन बाग का आपने सुना होगा, NRC के ऊपर शाहीन बाग में भी बहुत अराजकता फैलाया गया, एक बहुत प्रोटेस्ट किया गया है, जिससे पॉलिटिकल रिजम, प्राइम मिनिस्टर, एक कृषि आंदोलन में भी ऐसा हुआ था। जैसे प्राइम मिनिस्टर आपको पता है पंजाब में स्टक हो गए थे, जबकि प्राइम मिनिस्टर Z+ सिक्योरिटी के साथ जाने के बाद भी वो रोड में रुक गए थे, वहां इतना ट्रैफिक जाम हो गया था। आप समझ रहे हो मेरी बात? जिस देश में पॉलिटिकल विल पावर, पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग है और करप्शन से दूर है, उस देश को कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। चाहे कितने भी ताकतवर देश आ जाए, उसको कभी नीचे नहीं गिरा सकते। ये ध्यान रखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।